Rohini, Raj, first of all, good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Rohini, are you listening to me? Rohini, are you listening to me? और एक है अंकित कुमार, अंकेश, अंकित कुमार। यस सर। अंकित कुमार लॉगिन करके ठीक से आओ दोनों कोई। केवल सर मेरा तो सही है, आईडी है ना रोल नंबर है, कुछ नहीं है। ईमेल से लॉगिन किया तो सर ऐसे ही हो गया सर मेरे में क्या? तो लॉगिन है सर। सर कॉलेज की ईमेल से लॉगिन किया तो सर ऐसे ही नाम हो गया सर खुद से। नहीं तो देखो उसको ठीक करके आओ, दोबारा से देखो। सर अगर नहीं होगा तो फिर एंट्री दे दीजिएगा 10 मिनट बाद। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है सर। ग्रुप में पीडीएफ मिल गया होगा मेरे ख्याल से। हेलो, यस सर, मिल गया। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास, ठीक है ना। आज तो इंटरनेशनल फाइनेंस है, तो उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्योंकि करेंसी रिस्क मैनेजमेंट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था। यस सर, यस सर। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जो मैंने भेजा है, एक्सटर्नल टेक्निक्स फॉर कवरिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, यही चैप्टर का नाम है। यस सर। ठीक है, तो मैं चेक करूं।
दिख पा रहा है स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रीसीडिंग चैप्टर हैज डेल्ट विद इंटरनल टेक्निक्स टू कवर एक्सचेंज रेट रिस्क्स। इसके पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा, नेटिंग वगैरह, वो सब कुछ क्या था? इनवॉइसिंग का तरीका, वो सब इंटरनल टेक्निक्स था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको कवर करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सटर्नल टेक्निक्स। The objective of the present chapter is to dwell on external techniques. Dwell का मतलब विचार करना। On external techniques concerning the subject matter. The major techniques in this regards are, कौन-कौन सा major technique है? सबसे पहला covering risk in the forward market, दूसरा covering in the money market, तीसरा advances in foreign currency, चौथा है covering in financial future market, पांचवा है covering in the option market, उसका छठा है कवरिंग थ्रू करेंसी स्वैप्स और सातवां है रिकोर्स टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग शुरुआत करेंगे कवरिंग अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, कवरिंग रिस्क इन द फॉरवर्ड मार्केट, और फॉरवर्ड मार्केट में हम लोग शुरुआत करेंगे कवरिंग अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्लियर है? Yes, हेलो? sir. यस सर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब, अगर आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसी टेक्निक जहां पर हम क्या करते हैं, रिस्क को जोड़ के एसोसिएट करके देखते हैं विद द न्यूमरस एक्टिविटीज और द ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंपनीज situated at different nations globally. ठीक है? In order to cover himself against an exchange rate risk arising from an external depreciation of the currency in which he has invoiced his exports, यही सब दिक्कत है। मतलब अब मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। In order to cover himself against an exchange rate risk arising from an eventual depreciation of the currency in which he has invoiced his exports, ध्यान दीजिएगा, वो करेंसी जिस करेंसी में एक एक्सपोर्टर ने अपने एक्सपोर्ट को इनवॉइस किया है, ठीक है? तो अगर उस करेंसी में डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन, an exporter will sell his foreign exchange in the forward market, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज को फॉरवर्ड मार्केट में बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि भाई उसके फॉरेन एक्सचेंज का डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब फॉरेन एक्सचेंज का डेप्रिसिएशन होगा तो अब उसको फॉरेन एक्सचेंज कम मिलेगा, तो वो क्या करेगा? इमीडिएट बेसिस पे वो फॉरवर्ड मार्केट में जाके बेचेगा। कन्वर्सली, एन wanting to cover himself against the eventual appreciation of foreign currency will buy foreign exchange forward. क्लियर है इसका मतलब? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है। अगर हम लोग एग्जांपल देखें, सपोज अ जर्मन एक्सपोर्टर, ठीक है, हार्टमैन sells some machine to an American company. क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। एक जर्मन एक्सपोर्टर है, जर्मनी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, वो यूएस में बैठे हुए एक कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जर्मनी क्या हो गया? एक्सपोर्टर कंट्री हो गया, और यूएस क्या हो गया? इंपोर्टर कंट्री हो गया। फॉर विच ही वुड रिसीव पेमेंट ऑफ $1 million in 3 months। मतलब जो जर्मनी वाला जो एक्सपोर्टर होगा, जो जर्मनी में बैठा हुआ है, उसको यूएसए से $1 million मिलेगा। 3 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। द एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज। एक्सचेंज रेट क्या है? स्पॉट पे देखिएगा, स्पॉट पे $1, $1 इज इक्वल टू 1.4810 डॉशे मार्क। डीएम लिखा हुआ है। डीएम का मतलब क्या हो गया? डॉशे
मार्क, यानी कि $1 बराबर 1.4810 है। ठीक है, इस स्पॉट पे 3 मंथ्स का फ्यूचर क्या है बाबू, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड अगर आप देखिएगा तो 3 महीने के बाद $1 बराबर 1.47 तो ये क्या हो गया, व्हाट इट शोज, ड्रॉप करो यूएस Sir, यूएस depreciate. जो हो गया यूएस डॉलर, वो यूएस डॉलर क्या किया, डिप्रिशिएट हो गया। डिप्रिशिएट किया। तो Yes. ये जो जर्मनी में जो बैठा हुआ एक्सपोर्टर है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, यूएस डॉलर हो गया, यानी कि यूएस डॉलर डिप्रिशिएट किया। तो 3 महीने के बाद उसको $1 के बदले में 1.47 डॉशे मार्क मिलेगा, यानी कि जर्मनी का डॉशे मार्क एप्रिशिएट किया, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट की और फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट की। तो इसमें एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टर को तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, इसको सेफगार्ड करने के लिए इसको भी हम लोग समझते हैं आगे। द एक्सपोर्टर सेल्स इज रिसीवेबल एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड, यानी कि 3 महीने जो फॉरवर्ड वाला है उसको आज ही वो बेच देगा कि भैया 3 महीने के बाद हमको मिलना है $1 मिलियन, तो भाई $1 मिलियन 3 महीने के बाद हमको 1.47 के रेट पे मिलेगा, तो वो अब अभी क्या कर देगा, बेच देगा। दस ही वुड रिसीव डॉशे मार्क 1.470 per dollar at the end of 3 months। मीटिंग को लॉक कर रहे हैं, मतलब फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। म्यूट कर लो जहां से भी आवाज आ रही है, जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो। आगे बढ़ते हैं। If the spot rate at the end of 3 months had remained as it is today, he would receive Doshe 1.48. Thus, for him, the cost of covering risk in the forward market against probable depreciation of the US dollar is Doshe 11,000। ये आप कैसे निकाले, ये जो दोनों का डिफरेंस हुआ, यानी कि उसने जो सेल किया जिस रेट पे, उस रेट और स्पॉट के बीच का जो डिफरेंस हुआ, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ 1.4810 में से अगर आप माइनस कीजिएगा 1.470 और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे, $1 मिलियन से, जितना भी डॉलर हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 11,000 डोशे मार्क का उसको कॉस्ट लगा। क्या, क्यों कॉस्ट लगा, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड में सेल नहीं करता, फॉरवर्ड में अगर वो सेल नहीं करता तो क्या होता, हो सकता है करेंसी अगर और डेप्रिशिएट कर जाता तो उसको और ज्यादा नुकसान होता। इसलिए जो संभावित फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज डेप्रिसिएशन है उससे अपने आप को रोकने के लिए उसने क्या किया, फॉरवर्ड में 3 महीने के बाद उसको मिलना था, करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है फॉरेन करेंसी, तो फॉरवर्ड में जाके वो सेल कर देगा। अगर यही फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट करने वाली होती तो क्या करता, वो फॉरवर्ड में जाके वो बाई कर लेता, बिल्कुल। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। Let us say that depreciation of the US dollar did take place and the rate on the date of payment, that is after 3 months, was established at Doshe mark 1.4069 per US dollar. In that case, without covering the loss to the exposure, the loss to the exporter would have been substantial. He would have received only Doshe mark itna 1 lakh 10 lakh 14,06,900 Doshe mark, and so loss would have been 74
अब आप देखिए ये जो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा होगा, अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे जो डिफरेंस है, हमने क्या किया, इस एक्सपोर्टर ने अभी जो 3 मंथ्स फॉरवर्ड का जो करेंसी यूएस डॉलर चल रहा है वो 1.4700 चल रहा है, लेकिन अब अगर आप ये मान लीजिए कि वास्तविकता में अगर वो करेंसी डिप्रिशिएट कर जाती और डिप्रिशिएशन का जो वैल्यू आज से 3 महीने के बाद होता वो हो जाता 1.46 1.46 अगर होता, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होता वो उसका लॉस हो जाता और वो मल्टीप्लाई, यानी कि कहा वो अपने लॉस को 11,000 में मेकअप कर रहा है, 11,000 डॉशर मार्क, लेकिन अगर वो फॉरवर्ड में जाके नहीं बेचता तो उसको लॉस कितना होता, 74,000 डॉशर मार्क का लॉस हो जाता। Therefore, by covering himself in the forward market, he has reduced his risk by becoming certain of his receiving डॉशर मार्क irrespective of the degree of depreciation of the US dollar. Clear है ये वाला पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसी तरीके से क्या होगा, अब उसी तरीके से इंपोर्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। एग्जाम्पल 8.2, let us suppose a French importer is to pay 10,000 US dollars in 3 months time. The exchange rate are being quoted as follows. फ्रेंच फ्रैंक दिया हुआ है कितना, 5.60 पर यूएस डॉलर, और 3 मंथ्स फॉरवर्ड का दे रहा है 5.80 पर डॉलर। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, the importer covers himself by buying US dollar in the forward market. He will be paying French franc 58,000. ये 5.8 into 10,000. If on the maturity date the rate was as on the date of contract, he would have had to pay in that case only French 56,000 franc. So by covering in the forward market, he suffered a loss of French franc 2,000, but this loss or the cost of covering was certain. If the rate had appreciated to say franc 6.00, he would have had to pay 60,000 French franc. Therefore, by covering himself in the forward market, he in a way gained, as he would have otherwise been required to pay French franc 60,000. The cost of covering in the forward market is equal to the cost of premium or discount. ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर है। एक बार पढ़ लो तो इसको, जो ये वाला एग्जांपल है 8.2,
हेलो, Yes, sir. क्लियर हुआ एग्जाम्पल? या एक पॉइंट कॉपी निकालो, वहां पे एक पॉइंट लिख लो तो। Yes, sir. In case of depreciation in the foreign currency, in case of depreciation in the foreign currency, comma, the exporter would sell the foreign currency in the forward market. Full stop. On the other hand, in case of probable appreciation in foreign currency, comma, the exporter would buy the foreign currency in the forward market. Would buy the foreign currency in the forward market. Full stop. The case reverses for the importer. The case reverses for the importer. Full stop. The case reverses for the importer. Full stop. The difference between the spot rate and the forward quote of the foreign exchange So spot rate and So forward spot- quote, the forward quote, QUOTE, the forward quote of the foreign exchange is called the cost of covering the transaction exposure. Called the
cost of covering the transaction exposure. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है? कवरिंग इन द मनी मार्केट, उससे पहले भी तो कुछ होना चाहिए। कवरिंग इन कंसोलिडेशन एक्सपोजर। अब ये देखो कंसोलिडेशन एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। कंसोलिडेशन जो वर्ड है यहाँ पर बापू, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया? आप लोगों को मैंने बताया था बहुत बार कि पेरेंट कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है कि नहीं होती? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो मान लीजिए कोई सब्सिडरी कंपनी है जो किसी दूसरे देश में काम कर रही है, पेरेंट कंपनी कहीं दूसरी जगह काम कर रही है, तो एक ही कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी हो सकती है जो कि अलग अलग देशों में काम कर रही हो। ठीक है, और जब वो अलग अलग देशों में काम कर रही होगी तो वो अलग अलग देश, मतलब वो कंपनी जिन जिन देशों में होगी वहां के लोकल करेंसी में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती होगी। अब लेकिन चूंकि वो पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है बाकी सब, तो जब पेरेंट कंपनी अपना फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी तो वो पेरेंट कंपनी जिस कंट्री में है वो उस अपने कंट्री यानी कि डोमेस्टिक, वो जहां की डोमेस्टिक कंपनी होगी वहां के होम करेंसी में, लोकल करेंसी में अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। या फिर या तो ये एक विकल्प है, और नहीं तो दूसरा विकल्प ये है कि एक जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी है, जो कॉमन करेंसी है, उसमें सारे फिगर्स को वो कन्वर्ट करेगी, कंसोलिडेट करेगी। तो मान लीजिए अगर कोई एक पेरेंट कंपनी ए है, तो ए पेरेंट कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी होगी। पेरेंट कंपनी ए की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी होगी, मान लीजिए बी सी डी ई एफ जी एच होगा। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, वो सारा का सारा एसेट और लायबिलिटी वो पेरेंट कंपनी के बुक्स में शो होगा कि नहीं होगा? उसके बुक्स में होगा, शो sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बुक्स में होगा. शो होगा। तो अब जब उसके बुक्स में शो होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो एक्सचेंज रेट, जब हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, जब एसेट का वैल्यूएशन निकालेंगे, तो वो सारा वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो ये जो कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम लोग प्रेजेंट करेंगे, सब्सिडरी वाले को पेरेंट के फिगर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें जो लॉस सफर करना पड़ेगा, उससे जो रिस्क होगा उसको कैसे कवर किया जाएगा? इसी को कहते हैं कवरिंग अ कंसोलिडेटेड एक्सपोजर। क्लियर है बाबू? Yes, sir. चलो ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। सपोज अ फ्रेंच मल्टीनेशनल हैज एन इंडियन सब्सिडरी। यही मैंने बताया, फ्रेंच मल्टीनेशनल हैज एन इंडियन सब्सिडरी। द टोटल ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज एस्टिमेटेड टू बी इंडियन रुपीज 10 मिलियन है या 1 मिलियन है, क्या है? 10 है, sir. 10 है ना? 10 मिलियन। द एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। एक्सचेंज रेट कुछ इस तरीके से है। क्या है एक्सचेंज रेट? आइए देखते हैं। स्पॉट पे क्या है? 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, 6,000, ये 6 है, समझ में नहीं आ रहा है। ये
स्पॉट पे है ₹6.000 पर फ्रेंच फ्रैंक, यानी कि एक फ्रेंच फ्रैंक का जो वैल्यू है वो कितना है, 6 है, 6 है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंटू 6.36, सर पॉइंट दिया हुआ है 6 है। पॉइंट है 6 है ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है। उसके बाद जो 12 मंथ का है, 12 मंथ फॉरवर्ड का, वो कह रहा है 6.06 है, 6.0600 पर फ्रेंच फ्रैंक। ध्यान दीजिएगा, स्पॉट पे कम है, फॉरवर्ड में ज्यादा है, 6.06 है। अब क्या कह रहा है, द फ्रेंच कंपनी एंटिसिपेट्स अ डेप्रिसिएशन ऑफ 6% ऑफ द इंडियन रूपी। ये जो फ्रेंच कंपनी है, जो फ्रेंच मल्टीनेशनल है, जो कि पेरेंट कंपनी है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडियन रूपी जो है वो कितने परसेंट से बाबू डिप्रिशिएट करेगा, 6% से डिप्रिशिएट करेगा। कितने से डिप्रिशिएट करेगा, 6% से, ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर। That is, the anticipated rate is 6.3600 per French franc. क्लियर है? ये 6.36 कहां से आया? अभी प्रेजेंट में स्पॉट पे देखो, स्पॉट पे क्या रेट दिया हुआ है, स्पॉट पे दिया हुआ है 6.00। अगर ये एक साल के बाद डिप्रिशिएट करेगा तो 6 रुपए का 6% कितना होगा, 6 चक 36 होगा, यानी कि 6 महीने के बाद, सॉरी 1 साल के बाद इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 6.36. If nothing is done to cover the exchange rate risk, the company will register at the end of the year a translation loss. कितने का लॉस होगा देख लो, 1 lakh in divided by 6 minus इतना by इतना, यानी कि ये आपका लॉस हो गया 9,434 फ्रेंच फ्रैंक का लॉस हो गया। Now, to avoid this potential loss, the company can cover itself in the forward market by selling forward a certain sum of rupees, say X, such that 9.434 is equal to इतना forward rate minus anticipated rate, वो आ जाएगा निकल के। तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही, अगर तुम लॉजिक आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो इसमें भी फ्रेंच जो कंपनी है, वहां का जो फ्रेंच कंपनी फ्रांस में ऑपरेट कर रही है, तो फ्रेंच फ्रैंक उस फ्रेंच मल्टीनेशनल के लिए क्या हो गया, लोकल करेंसी हो गया। लेकिन उसकी जो सब्सिडरी इंडिया में बैठी है, तो इंडिया में जो उसकी सब्सिडरी बैठी है उसके लिए इंडियन रूपी क्या हो गया, लोकल करेंसी हो गया। लेकिन कंसोलिडेशन कौन करेगा, सब्सिडरी कंपनी का सारा डेटा कौन अपने वहां मेंटेन करेगा, पेरेंट कंपनी मेंटेन करेगी। तो साल के अंत में अगर आप देखिएगा, फ्रेंच फ्रैंक मतलब जो फ्रांस की कंपनी है, उसके लिए जब आप इंडियन रूपी देखिएगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। लेकिन इंडियन सब्सिडरी के लिए अगर आप फ्रेंच फ्रैंक देखिएगा तो वो क्या हो गया, वो उसके लिए फॉरेन करेंसी हो गया। तो हमको यहाँ पे पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रूपी क्या हो गया, इंडियन रूपी इज फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर वो फ्रेंच कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडियन रूपी जो है वो डिप्रिशिएट करेगा, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज डिप्रिशिएट करेगा तो हमने क्या लिखा कि फॉरवर्ड मार्केट में जाके वो सेल कर देगा, फॉरवर्ड मार्केट में जाके वो क्या करेगा, सेल करेगा, ताकि वो अपने उस लॉस से अपने आप को बचा पाए। अब आप ध्यान से देखिएगा ये लॉस कैसे बचेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ऊपर में एग्जाम्पल कि स्पॉट था 6.00 पर फ्रेंच फ्रैंक, और उसी समय 12 मंथ बाद का जो फॉरवर्ड था वो था 6.0600 पर फ्रेंच फ्रैंक। लेकिन अगर ये जो फ्रांस की कंपनी है वो ये अनुमान लगा रही है कि इंडियन रूपी जो है वो डिप्रिशिएट करेगा 6% से, तो उसका आज से 12 महीने के बाद 1 फ्रेंच फ्रैंक बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.36 का वैल्यू होगा। यानी कि जो चीज वो आज उसको सेल करने में मिलेगा कितना, 6.06, आज से 12 महीने के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.36। यानी कि अगर आप डिफरेंस देखिए तो 0.30 का उसको सीधे नुकसान हो रहा है, राइट। तो यही यहाँ पे लॉस कैलकुलेट किया है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए वो क्या करेगा, फॉरवर्ड में जाके इंडियन रूपी को वो
मार्केट में सेल कर देगा ताकि उसको नुकसान ना हो, वो फॉरेन एक्सचेंज को जाके सेल कर देगा। लेकिन अगर वही ये सोचता कि इंडियन रुपी एप्रिशिएट करेगी, तो उस एप्रिसिएशन से अपने आप को बचाने के लिए, उससे नुकसान से उसको बचाने के लिए वो फिर वहां पे क्या करेगा, बाई कर लेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thus potential loss has been compensated by a real gain। तो इस तरीके से हो गया। उसका कवरिंग इन दी मनी मार्केट। अब ये मनी मार्केट क्या होता है? व्हाट इज मनी मार्केट? कोई बताएगा व्हाट इज मनी मार्केट? Sir, short term lending वाला में। सर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का सर लेंडिंग और बोरोइंग। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जो लेंडिंग और बोरोइंग होता है उसको हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कवरिंग ए ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इसमें मनी मार्केट में आप इसको कैसे वो मेजर करेंगे? दोबारा से एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल 8.4। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 8.1 ऑफ द जर्मन एक्सपोर्टर हार्टमैन हु वांट्स टू cover himself against a probable depreciation of the US dollar. He can do the following। वो किन किन तरीके से अपने आप को डॉलर के डिप्रिसिएशन से बचा सकता है, आइए इसको समझते हैं। Borrow US dollar for 3 months, convert these dollars into Deutsche Mark on the spot, place the mark in German money market, और चौथा reimburse the loan taken in dollars with interest after 3 months। ये 4 तरीके से वो क्या कर सकता है कि डॉलर में होने वाले डिप्रिसिएशन से अपने आप को बचा सकता है, अपने लॉस को वो हेज कर सकता है। कौन कौन सा तरीका? या तो वो यूएस डॉलर को 3 मंथ्स के लिए बोरो कर ले, दूसरा नहीं तो वो इन यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट कर ले डॉशे मार्क में ताकि उसको बाद में कन्वर्जन का कोई दिक्कत ना हो, तीसरा प्लेस द मार्क इन जर्मन मनी मार्केट, यानी कि जो भी जर्मनी का मार्क होगा उसको मनी मार्केट में प्लेस कर दे ताकि उसको इंटरेस्ट मिलता रहे, उसको कुछ गेन हो जाए, और चौथा reimburse the loan taken in dollars with interest after 3 months। जो डॉलर में उसने वो लोन लिया है उसको 3 महीने के बाद सूद समेत वापस कर दे। ये भी एक तरीका है अपने आप को लॉस से सेफगार्ड करने के लिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। Suppose the 3-month rate of interests are Germany 5% per annum, USA 6% per annum, spot rate Deutsche Mark 1.481 is equal to $1। Borrowing dollar should be such that, अच्छा इसको फिर हम लोग चलो मेरे ख्याल से इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि लंबा एग्जांपल है, इट विल टेक सम टाइम, है ना। We need to go through the attendance also। Yes, sir। तो वो जो रिस्क वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था वो आपको समझ में आया था फर्स्ट क्लास में, जो हम लोगों ने सैटरडे को क्लास किया था रिस्क वाला? यस सर। Yes, sir। आया। आया था। ठीक है। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परसों, यानी कि ठीक है। Yes, sir। Okay, sir. Yes, sir।